राजस्थान टूरिज्म में इस वक्त माइलस्टोन है और जिस तरीके से माइनिंग सेक्टर चल रहा है, आपको लग रहा है कि पर्यावरण को बचाते हुए राजस्थान में माइनिंग हो रही है और उससे दोनों के बीच का संतुलन बना हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान शुरू से ही जो है, राजस्थान की जो धरती है उसके भूगर्भ के अंदर जो जितने भी सामग्री है, जितने भी मेटल्स है, जितने भी खनन है, खनिज है, मिनरल्स है, वो मैं समझता हूं कि उनका अब तक तो पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों से रिसर्च हुए, विशेष तौर पर राजस्थान में बाड़मेर में हुए, जैसलमेर में हुए, बांसवाड़ा में हुए, और ये खेतड़ी का कॉपर तो आपने सुना ही होगा, खेतड़ी कॉपर के आसपास के अंदर लिथियम के भंडार मिलने की पूरी संभावना प्रकट की गई है और वहाँ पे जो है वो चीजें रिसर्च में सामने निकल करके भी आई है, तो तैयारी चल रही है। तो अगर ऐसा कोई भी कदम हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, धरती माता का जो गर्भ है उसको छलनी किए बिना और पर्यावरणीय संतुलन को बना करके यदि भूगर्भ में छिपे हुए जो ये मिनरल्स है, खनिज है, और जिस तरह के जो ये लिथियम के भंडार है और गोल्ड के और कॉपर के निकल रहे हैं, तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी और प्रदेश जो हमारा है उसमें रोजगार भी मिलेगा लोगों को, और साथ ही एक जो बड़ा आधार होता है हमारे जो राजस्व का, उसके ऊपर भी जो है वो पुष्टता आती है। लेकिन अगर हम इसको एनजीटी की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे और पर्यावरण क्षेत्र के अंदर नुकसान पहुंचाएंगे, तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये जो आज धरती माता का सीना छलनी हो रहा है, आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो पॉलिसी बनी है, मैं समझता हूं उसके अंदर इन सारी जो तमाम गाइडलाइंस है और तमाम जो मानवीय पहलू है, तमाम जो पर्यावरणीय पहलू है, इनका पालन होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और राजस्थान के अंदर जो खनिज का भंडार है, ये निश्चित तौर पे दक्षिण अफ्रीका से भी कम नहीं होगा। और जिस तरीके से आज हमने आपदाओं में भुगता है राजस्थान, विजेंद्र जी, अकाल और जो है कम बरसात के अति वर्षा या अतिवृष्टि से निकलता है, ऐसे में राजस्थान का जो भूगर्भ है इसमें छिपे हुए मिनरल्स को तलाश करके उनको निकाला जाए और उससे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इसका योगदान रहता है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन मैंने फिर वही जो बात है उसको दोहराता हूं कि पर्यावरणीय जो संतुलन है वो मस्ट है। और आप देखिए उत्तरांचल के अंदर भी जिस तरीके से मिनरल्स आ रहे थे, निकल के बाहर आ रहे थे, थोड़ा सा भी हमने जो है अनदेखी कर दी पर्यावरणीय संतुलन की, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान इससे, ये जो खामियाजा है इससे दूर रहे और ये जो पर्यावरणीय संतुलन है ये बरकरार रहे। साथ ही जो मिनरल्स है ये निकल करके जब बाहर आएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक नया जो है वो मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, क्योंकि सर राजस्थान में अगर सक्सेस होना है, बाकियों के लिए नजीर बनना है, तो फिर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जो माइनिंग सेक्टर है वो राजस्थान को कर्ज मुक्त होने की दिशा की तरफ ले जा सकता है, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ ले जा सकता है? और जो राजनेता बार बार कहते हैं कि भाई रोजगार देंगे, विकास देंगे, सड़क देंगे, शिक्षित करेंगे, वो सब तब मुमकिन है जब हाथ में पैसा होता है, और पैसा आता है आपके उन स्ट्रक्चर से जिनको आप डेवलप करते हैं। आपको लगता है कि ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो सेक्टर है जो राजस्थान को इंडिपेंडेंट कर देगा? बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना। राजस्थान के लिहाज से मिनरल और माइनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। मतलब ये अकेला ऐसा सेक्टर है जो राजस्थान के काया को पलट सकता है आर्थिक नजरिए से आप देखें तो। मैं निर्मल जी कह रहे थे कि अभी से ये मिनरल प्रधान प्रदेश के तौर पे जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान जो आज से नहीं बहुत लंबे समय से मिनरल और माइनिंग के सेक्टर में नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन पे रहा है, और तमाम तरह के मिनरल माइनिंग जो है यहाँ पर होते रहे हैं। आप देखेंगे कि माइनिंग सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि जब भी जो भी सरकारें बनी हैं, ये सेक्टर प्राय चीफ मिनिस्टर जो है अपने पास ये विभाग रखते हैं, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड सोर्स हैं इनकम के। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको फोकस किया गया। अब तक इसको फोकस नहीं किया जाता था, साइलेंटली जो कुछ चल रहा था उसमें माइनिंग का जो योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वो राजस्थान टूरिज्म में इस वक्त माइलस्टोन है और जिस तरीके से माइनिंग सेक्टर चल रहा है, आपको लग रहा है कि पर्यावरण को बचाते हुए राजस्थान में माइनिंग हो रही है
और उससे दोनों के बीच का संतुलन बना हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान शुरू से ही जो है, राजस्थान की जो धरती है उसके भूगर्भ के अंदर जो जितने भी सामग्री है, जितने भी मेटल्स है, जितने भी खनन है, खनिज है, मिनरल्स है, वो मैं समझता हूं कि उनका अब तक तो पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों से रिसर्च हुए, विशेष तौर पर राजस्थान में बाड़मेर में हुए, जैसलमेर में हुए, बांसवाड़ा में हुए, और ये खेतरी का कॉपर तो आपने सुना ही होगा, खेतरी कॉपर के आसपास के अंदर लिथियम के भंडार मिलने की पूरी संभावना प्रकट की गई है, और वहाँ पे जो है वो चीजें रिसर्च में सामने निकल करके भी आई है, तो तैयारी चल रही है। तो अगर ऐसा कोई भी कदम हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, धरती माता का जो गर्भ है उसको छलनी किए बिना और पर्यावरणीय संतुलन को बना करके यदि भूगर्भ में छिपे हुए जो ये मिनरल्स है, खनिज है, और जिस तरह के जो ये लिथियम के भंडार है और गोल्ड के और कॉपर के निकल रहे हैं, तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी, और प्रदेश जो हमारा है उसमें रोजगार भी मिलेगा लोगों को, और साथ ही एक जो बड़ा आधार होता है हमारे जो राजस्व का, उसके ऊपर भी जो है वो पुष्टता आती है। लेकिन अगर हम इसको एनजीटी की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे और पर्यावरण क्षेत्र के अंदर नुकसान पहुंचाएंगे, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो आज धरती माता का सीना छलनी हो रहा है, आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो पॉलिसी बनी है, मैं समझता हूं उसके अंदर इन सारी जो तमाम गाइडलाइंस है और तमाम जो मानवीय पहलू है, तमाम जो पर्यावरणीय पहलू है, इनका पालन होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और राजस्थान के अंदर जो खनिज का भंडार है, ये निश्चित तौर पे दक्षिण अफ्रीका से भी कम नहीं होगा। और जिस तरीके से आज हमने आपदाओं में भुगता है राजस्थान, विजेंद्र जी, अकाल और जो है कम बरसात के अति वर्षा या अतिवृष्टि से निकलता है, ऐसे में राजस्थान का जो भूगर्भ है इसमें छिपे हुए मिनरल्स को तलाश करके उनको निकाला जाए और उससे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इसका योगदान रहता है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन मैंने फिर वही जो बात है उसको दोहराता हूं कि पर्यावरणीय जो संतुलन है वो मस्ट है। और आप देखिए उत्तरांचल के अंदर भी जिस तरीके से मिनरल्स आ रहे थे, निकल के बाहर आ रहे थे, थोड़ा सा भी हमने जो है अनदेखी कर दी पर्यावरणीय संतुलन की, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान इससे, ये जो खामियाजा है इससे दूर रहे और ये जो पर्यावरणीय संतुलन है ये बरकरार रहे। साथ ही जो मिनरल्स है ये निकल करके जब बाहर आएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक नया जो है वो मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, क्योंकि सर राजस्थान में अगर सक्सेस होना है, बाकियों के लिए नजीर बनना है, तो फिर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जो माइनिंग सेक्टर है वो राजस्थान को कर्ज मुक्त होने की दिशा की तरफ ले जा सकता है, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ ले जा सकता है? और जो राजनेता बार बार कहते हैं कि भाई रोजगार देंगे, विकास देंगे, सड़क देंगे, शिक्षित करेंगे, वो सब तब मुमकिन है जब हाथ में पैसा होता है, और पैसा आता है आपके उन स्ट्रक्चर से जिनको आप डेवलप करते हैं। आपको लगता है कि ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो सेक्टर है जो राजस्थान को इंडिपेंडेंट कर देगा? बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना। राजस्थान के लिहाज से मिनरल और माइनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। मतलब ये अकेला ऐसा सेक्टर है जो राजस्थान के काया को पलट सकता है आर्थिक नज़रिए से आप देखें तो। मैं निर्मल जी कह रहे थे कि अभी से ये मिनरल प्रधान प्रदेश के तौर पे जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान जो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से मिनरल और माइनिंग के सेक्टर में नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन पे रहा है, और तमाम तरह के मिनरल माइनिंग जो है यहाँ पर होते रहे हैं। आप देखेंगे कि माइनिंग सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि जब भी जो भी सरकारें बनी हैं, ये सेक्टर प्राय चीफ मिनिस्टर जो है अपने पास ये विभाग रखते हैं, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड सोर्स हैं इनकम के। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको फोकस किया गया। अब तक इसको फोकस नहीं किया जाता था, साइलेंटली जो कुछ चल रहा था उसमें माइनिंग का जो योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वो लिमिटेड था। मैं समझता हूं कि इस सरकार ने अगर ये सोच डेवलप की है कि राजस्थान के मिनरल माइनिंग से हम राजस्थान की काया पलट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2-3 चीज़ें इनमें देखनी पड़ेगी।
एक तो जो माइनिंग सेक्टर के अंदर माफिया डेवलप हुए हैं उन पे थोड़ा सा पॉलिसी के तहत नियंत्रित होना चाहिए, उन पे नियंत्रण डाला जाना चाहिए और थोड़ा सा रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। ये पॉलिसी में ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो थोड़ा सा इसके अंदर भ्रष्टाचार वाले पार्ट पे भी नए सिरे से देखा जाना चाहिए कि जो माइनिंग अलॉटमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको इस तरह से किया जाए कि अभी भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। उन आरोपों से मुझे लगता है कि राजस्थान को, सरकार को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए पॉलिसी की चेंजेस जो है आवश्यक हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए जैसे मेजर मिनरल्स जो थे वो तो आज भी हैं और उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन नए नए मिनरल्स जो अभी रिसेंटली 5-7 साल में जो खोजे गए हैं वो उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। ये एक रेगुलर फिनोमेना होना चाहिए, रेगुलर इस पे इन्वेस्टमेंट और इस पे काम होने की ज़रूरत है क्योंकि राजस्थान देखिए कि मिनरल और माइनिंग के सेक्टर में बहुत रिच है। इसके बारे में हमसे ज़्यादा विदेश के लोगों को पता है। आपके यहाँ तेल भी निकलने लग गया है, आपके यहाँ लिथियम के भंडार भी बताए जा रहे हैं, आपके यहाँ सोने के भंडार भी बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका एक्सप्लोरेशन अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जिस पर कि राजस्थान गर्व कर सकता है। मुझे लगता है कि नई सरकार ने जो ये पॉलिसी रखी है कि भाई हम लोग माइनिंग को तवज्जो देंगे और उस सेक्टर को हम लोग इम्प्रोवाइज करेंगे। मेरा एक सुझाव ये है कि इसमें एक राजस्थान को यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ एजुकेशन के पार्ट पे भी, माइनिंग के एजुकेशन के पार्ट पे भी पहल करनी चाहिए। कोई माइनिंग यूनिवर्सिटी जैसी कोई इंस्टीट्यूशन खोले जाने चाहिए जिससे कि यहीं के लोग जो हैं उस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। निर्मल तिवारी जी, ये एक अच्छा सुझाव है, माइनिंग यूनिवर्सिटी। और दूसरा है कि 2-3 चीजें अक्सर ये आरोप लगते थे कि भाई सिर्फ जहां माइनिंग अलॉट की गई है उसको छोड़कर आसपास में दोहन हो जाता था, वो वैसी की वैसी बच जाती थी। इस दिशा में क्या काम हुआ है? और साथ में उन्होंने जो भ्रष्टाचार, करप्शन का जिक्र किया, मैंने खुद भी बतौर एंकर ये महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों में अवैध माइनिंग के खिलाफ बहुत व्यापक स्तर पर कार्रवाई हुई है। क्या उसका असर दिखाई दिया? निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र, जहाँ तक अवैध माइनिंग का सवाल है तो आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष जिस तरह से भरतपुर के जो ब्रज 84 क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए थे कि एक व्यापक अभियान चला जाए और नेस्तनाबूद कर दिया जाना चाहिए जो भी खनन माफिया है। और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कहते हुए और बताते हुए हमारे दर्शकों को भी और तमाम जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं उनको कि 500 दिन का अभियान चला जो आज तक राजस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, जो लगातार 500 दिन चला। इस 500 दिन के अभियान में आप विश्वास कीजिए करीब 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, करीब 2300 FIR काटी गई, उसके अलावा करीब 7500 से ज़्यादा वहाँ अवैध खनन के मामले बनाए गए और ऐसी जगह को जहाँ अवैध खनन का जो उद्गम स्थल था वहीं पर कार्रवाई की गई जो पहली बार हुआ। इसमें पुलिस का सहयोग लिया गया, इसमें वन विभाग का सहयोग लिया गया। निश्चित तौर पर उसके बाद खनन माफिया के तेवर ढीले हुआ। ऐसा नहीं है कि खनन माफिया पूरी तरह से मिट गया, राजस्थान में अवैध खनन पूरी तरह से मिट गया, लेकिन काफी हद तक मिट गया। और उसका अच्छा असर यह हुआ कि लोग, जो स्थानीय लोग वहां से जुड़े हुए थे, जो भयाक्रांत रहते थे, क्योंकि माफिया के जो बाहुबली वहां पर जो गुंडे या धनबल या बाहुबल के आधार पर वहां दबंगई करते थे, उनसे भी उनको निजात मिली। तो वहां अच्छी बात हुई। और उसके साथ साथ सरकार ने इस बार बहुत शानदार काम किया कि जहां जहां अवैध खनन को खत्म किया गया वहां उस जगह में ग्रासलैंड विकसित हो, इसलिए वन विभाग को उस भूमि को तुरंत दिया गया और कहा गया कि यहां पर पौधारोपण करो, तो वापस से वहां पर पर्यावरण सुधार भी हो, वहां पर एक तमाम जो आसपास के जो लोग हैं उनको वहां उनका जो वनस्पतिक लाभ है वो उनको लाभ मिले। रही बात, हम बात करते हैं माइनिंग, जहां जहां माइनिंग हुई उस जगह का क्या स्थिति है। देखिए राजस्थान एक पहला ऐसा स्टेट बन गया जहां माइनिंग टूरिज्म, एक टूरिज्म की एक नई विधा देखने को मिल रही है। ऐसे ऐसे खनन क्षेत्र थे जहां खनन पूरा हो चुका था। अलवर की बात करूंगा मैं, अलवर के जो DCF है अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव, उन्होंने और उनकी टीम ने, वन विभाग के DCF, उन्होंने बहुत शानदार काम किया। उनको ऐसा क्षेत्र दिया गया था जिस क्षेत्र में जबरदस्त माइनिंग हुई थी और वहां ऐसे गहरे गहरे अरावली को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने उस क्षेत्र को इतना शानदार डेवलप किया, वहां उन्होंने 20,000 से ज्यादा जो टॉल ट्रीज हैं वो अलग अलग किस्म के, करीब 150 किस्म के उन्होंने वहां पौधे लगाए। वहां पर उसके पास ही लवकुश वाटिका विकसित की। आज उस जगह को देखने लोग उसको जाते हैं कि हम माइनिंग होती थी, आज वो क्या हो गया। तो कहते हैं ना कि मतलब जिस तरह से मरुस्थल में नखलिस्तान बना दिया जाता है, ऐसे ही उन्होंने वो जो पूरा क्षेत्र था, जो माइनिंग प्रभावित क्षेत्र था, उसको शानदार किया और उन्होंने एक नजीर पेश करी और उस मामले में पूरे राजस्थान में काम हुआ। रही बात माइनिंग यूनिवर्सिटी की, जिस तरह
जैसे भाई साहब कह भी रहे थे अभी, देखिए इस बार बजट में भी घोषणा है और 12 के अंदर एक माइनिंग का एक कॉलेज खोलने की बात है, जहां पर उन लोगों को तकनीकी रूप से दक्ष किया जाएगा जो माइनिंग से जुड़ना चाहते हैं। और पहली बार राजस्थान में ऐसा भी हुआ, विजेंद्र मेरे को कहते हुए फक्र हो रहा है, अभी तक क्या होता था राजस्थान में करीब 33,000 खदानें हैं, ऐसी 4 या 5% खदानें ही थी जिनके ऊपर तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद था। तो ताकि वेट ड्राई ड्रिलिंग ना हो, ड्राई ड्रिलिंग होगी तो सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस जैसी बीमारी होती थी, वहां वेट ड्रिलिंग हो, मास्क लगाया जाए, वहां पर पौधारोपण किया जाए, वहां की सड़कें दुरुस्त हों, लगातार जो सड़कें जहां से माइनिंग के जो व्हीकल्स निकलते हैं, जो परिवहन करते हैं खनिज सामग्री को, उन पर लगातार पानी का छिड़काव। उस वक्त पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई। उस व्यवस्था का कारण यह था कि तकनीकी दक्ष लोग माइनिंग पर रहें, इसके लिए जो माइनिंग ऑनर थे उनको पाबंद किया गया। हालांकि यह प्रक्रिया भी शुरू हुई है, ऐसा नहीं कि इसके 1-2 दिन में परिणाम आ जाएंगे, लेकिन इस सरकार के दौर में जो काम हुआ वो अगली सरकार को या तो यही सरकार अगर रिपीट होती है, दूसरी सरकार जो भी आती है उसको लाभ मिलेगा। लाभ ऐसे मिलेगा कि एक बार किसी चीज की अलग जग जाती है तो निश्चित तौर पर काम आगे बढ़ता है। तो अभी तक 4% थे माइंस के अंदर जो तकनीकी दक्ष जो कर्मचारी इंजीनियर रहा करता था, अब उनकी संख्या बढ़ के 14% हो चुकी है। साल 2 साल के अंदर उनकी संख्या बढ़ के 40% और आगे भी होगी। और तकनीकी दक्ष लोग जब अगर माइंस के ऊपर रहेंगे तो निश्चित मानिए अवैध खनन भी कम होगा, क्योंकि वो लोग उनको पता है कि वायलेशन कहां हो रहा है और कहां वायलेशन नहीं हो रहा है। ये खनन क्षेत्र के बाहर खनन हो रहा है, गैप एरिया में खनन हो रहा है, या सरकारी जो क्षेत्र है उसमें खनन हो रहा है, किसी दूसरे की खान में तो खान मालिक नहीं जा रहा। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है, खासकर मकराना की बात करते हैं हम, मार्बल की खनन है वो डायगोनल चलती हैं, तो 100 अगर 100 नंबर की खान खदान वाला 101 में जा रहा है, 100 के वाला 102 में जा रहा है, तो आपस में उनमें विवाद होता था, लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, तकरार होती तो नुकसान होता था। लेकिन अब पहली बार ऐसा किया कि उनकी मॉनिटरिंग कैसे सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग हो, एक हुटर बच जाता है आज अवैध खनन जहां भी होता है, बहुत शानदार व्यवस्था की हुई है। उसके अलावा तमाम डीएमएफटी को इसीलिए लेके आ गया कि भाई डीएमएफटी की जो राशि वसूली जा रही है उससे ऐसे ऐसे काम कराए जाएंगे, ऐसे ऐसे नवाचार किए जाएंगे जो खासकर खनन प्रभावित क्षेत्र हैं उसके लोगों को उसका लाभ मिले। तो निश्चित तौर पर विजेंद्र काम तो अच्छे हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये आगे भी जारी रहे। लेकिन इसीलिए हम प्रोग्राम को नाम भी दे रहे हैं, इनोवेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग इन माइनिंग सेक्टर। लोकिंदर जी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक और चीज कही, 2030 तक अगर हमें विकसित राजस्थान बनना है और विजन 2030 को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, तो उसके लिए हमें अपनी रफ्तार को 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। अब माइनिंग सेक्टर में जितने मेजर एंड माइनर मिनरल्स यहां पर हैं, उसमें 10 गुना रफ्तार बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें मैन पावर चाहिए, हमें उसी तरीके के प्रशिक्षित लोग चाहिए। तो इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग अगले 7 साल 6 साल के लिए आपको दिखाई दे रही है कि भाई हम किस तरीके से इस पूरे सेक्टर को मैक्सिमाइज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा? देखिए विजेंद्र जी, बड़ा अच्छी बात कही है आपने। जो विजन 2030 जो रफ्तार है विकास की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आगे के विजन को लेने के लिए, प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए हर सेक्टर के अंदर, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स का आयोजन किया गया है हर विभाग स्तर पर। उसमें हमारे संगठन राजस्थान स्टोन क्रशर एसोसिएशन को भी समय समय पर अलग अलग मीटिंग्स में बुलाया गया और हमसे भी सुझाव मांगे गए स्टेक होल्डर से कि बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस आप कर रहे हैं, खनन संबंधित जो हमारा क्षेत्र है उसके अंदर काफ़ी नवाचारों किए गए हैं और काफ़ी की आवश्यकता है अभी। और जैसा कि भी आपने पहले कहा कि एक प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के साथ में राजस्व की प्राप्ति होना, फंड्स होना राज्य सरकार के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर खनन क्षेत्र ऐसा जो है ये 2nd नंबर पे आता है एक्साइज के बाद में, जो सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति देता है सरकार को। और इसी के साथ साथ जैसा कि आपने बताया, जो माइनिंग के सेक्टर्स हैं, मेजर ये माइनर मिनरल की जो ऑक्शंस हो रहे हैं समय समय पर राजस्थान सरकार का, ये भी सराहनीय कदम है। आगे आने वाले दिनों में तकनीक का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से इसको और बढ़ा सकते हैं, हमें उस पर जोर देना होगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि भाई हम 10 गुना आगे बढ़ाएंगे, रफ्तार को बढ़ाएंगे, तो क्या उस तरीके की मशीनरी, उस तरीके से राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार है? देखिए, राजस्थान के अंदर खनिज संपदा का अपार भंडार है, जैसा कि अभी शास्त्री जी ने भी कहा। तो आने वाले समय के अंदर हम इसके अंदर क्या नए नवाचार कर सकते हैं, उसी के बारे में अभी हमारे जो सरकार है उन्होंने जोर दिया है। और इसी को लेकर के, जैसे कि अभी आपने कहा, तकनीकी शिक्षा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे संगठन के माध्यम से भी एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जयपुर में चलाया जा रहा है। जैसा कि अभी हाल ही आपको ज्ञात होगा, एक बहुत दुखद घटना कानोता के अंदर हुई है, जिसके अंदर 2 मजदूर दब करके जिनकी मृत्यु हुई है। तो ये अनिश्चितकालीन मृत्यु दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तकनीकी शिक्षा का, तकनीकी ज्ञान का खनन के अंदर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी के अनुरूप सरकार को कार्य करने चाहिए। जैसा कि अभी तिवारी जी ने कहा कि 12 के अंदर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होने जा रही है, तो सरकार को इस तरीके के कदम हर जिले के अंदर उठाने चाहिए ताकि प्राथमिक तौर पर हर
कामगार, हर श्रमिक या हर खान मालिक उन तकनीक का इस्तेमाल करके, उस शिक्षा का इस्तेमाल करके एक सुचारू और सुरक्षित खनन कर सके। सूरज सोनी जी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कह सकता हूं कि हाँ, राजस्थान 2030 में नंबर 1 होगा, क्योंकि ये सरकार की इच्छा शक्ति है और सरकार होती है, कोई पार्टी नहीं होती है, वो स्टेट के लिए काम कर रही होती है। मेरा सवाल यह है कि क्या हम 2030 में ये भी सपना देख सकते हैं कि माइनिंग सेक्टर में तो हम नंबर 1 होंगे, साथ में पर्यावरण के संरक्षण में भी हम नंबर 1 होंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते 5-6 सालों से मैं देख रहा हूं कि जब भी मानसून का सीजन होता है, रिकॉर्ड तोड़ पौधों को लगाया जाता है, पेड़ों को लगाया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। सूरज सोनी जी। विजेंद्र जी, अगर जितने राजस्थान के अंदर आपने बात की है पर्यावरण को बचाने की, संरक्षण की, तो मैं समझता हूं कि जितनी योजनाएं बनती है उनमें से अधिकतर अगर धरातल पे उतर जाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान न सिर्फ प्राकृतिक संरक्षण के मामले में, बल्कि ये जो हमारे प्राकृतिक भंडार है, खनन है, खनिज है और जितने भी वनस्पति है, इनके मामले में पूरे देश के अंदर अव्वल श्रेणी में शामिल हो जाएगा। लेकिन देखने में आता है, हमारी सरकार से बार बार मांग भी रहती है, हमने सरकार को सुझाव भी दिया, इस बार सुझाव मांगे गए हमसे, तो हमने कहा है कि जो मॉनिटरिंग की एजेंसी भी जो चर्चा में निकल के आ भी रहा, आपने भी कहा कि मॉनिटरिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें पूरा जो है प्रभाव रहे और उसमें नियंत्रण भी रहना चाहिए। आज ये जो दौड़ है आर्थिक रूप से संपन्नता को हासिल करने की जो दौड़ है, ये अगर अनावश्यक रूप से बढ़ती जाएगी और मैं समझता हूं कि इसकी गति पे कंट्रोल नहीं किया गया मॉनिटरिंग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस अंधाधुंध दौड़ के अंदर पर्यावरण का जो इश्यू है वो कहीं पीछे नहीं रह जाए। और दूसरी ओर जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है उसके बीज यहीं से पड़ते हैं और वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आज जो खनन की बात की जा रही है, तो खनन क्षेत्र के अंदर आप देखिए लीगल जो खनन होता है वो टेक्निकल रूप से सारे जो मापदंड है, उनके प्रावधान है, उनको पूरा करने के बाद ही वो जो है होता है, इम्प्लीमेंट होता है उनका। लेकिन जो अनलीगल माइनिंग है वो उसी की एक जो ब्रांच है वो साथ साथ चल रही है। और जो खनन माफिया राजस्थान के अंदर जिसने बेतहाशा रूप से धरती माता के सीने को छलनी कर दिया है और जगह जगह अनियंत्रित रूप से अवैध खनन हो रहा है, उस पर कहीं रोकथाम नहीं लगी, तो मैं समझता हूं कि ये जो पॉलिसी है इसका जो उद्देश्य है ये कहीं ना कहीं भटक जाएगा और इससे उल्टा मुझे लगा असर आएगा। सोनी जी, क्योंकि निर्मल जी आपके बगल में ही बैठे हुए हैं और उन्होंने आपको बताया था कि भाई कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, कितनी अवैध माइनिंग को रोका गया है, तो मुझे लगा कि शायद आप अप्रिशिएट करेंगे कि भाई मैक्सिमम को रोक दिया गया है। सरकार से अपील है कि जहां कहीं और चल रही है उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं, निश्चित तौर पे वो तो है ही भाई, कार्रवाई जितनी भी होती है तो वो ठीक है, लेकिन अभी जो कार्रवाई हो रही है वो प्रभावी रूप से चलती रहे और निरंतर चलेगी, तो मैं समझता हूं कि ये जो अवैध खनन माफिया है इस पे रोक लगेगी, ब्रेक लगेंगे। साथ ही आप देखिए कि पर्यावरण से जो जुड़ाव है, खनिज जो है वो बिना पर्यावरण के संभव ही नहीं है। आज जितने भी पहाड़ है, जितनी वनस्पतियां हैं, उन्हीं के द्वारा तो जो है कालांतर में जब वो दबे होंगे कहीं पे तो आज वो मिनरल्स के रूप में निकल करके सामने आ रहे हैं। तो अगर पर्यावरण प्रकृति का हम ध्यान नहीं रखेंगे, साथ ही एक बहुत ही मासूम जो प्रजातियां होती है पक्षियों की, जो बर्ड्स की प्रजातियां हैं, जो वन्य जीवों की है, वो साथ साथ पैरेलल चलती है, उनका भी कहीं ना कहीं घर होता है, जितने पहाड़ होते हैं उनका भी घर होता है, तो उनका भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो उसके लिए जो पॉलिसी बनी हुई है उसको इम्प्लीमेंट कराए कि जो ब्लास्टिंग है, अवैध ब्लास्ट है, वो नहीं हो पाए और जो बिल्कुल ऐसा घना क्षेत्र है जहाँ पे पक्षी रहते हैं, जहाँ पे वन्य जीव रहते हैं, उनको संरक्षित करते हुए ये जो खनन की पॉलिसी है इसको आगे लेकर के जाए, तो मैं समझता हूँ कि सफलता मिलेगी और सब लोगों को इसको जो है अप्रिशिएट भी करेंगे और राजस्थान जो है आर्थिक रूप से संपन्नता हासिल कर पाएगा। सूरज जी, क्या पता आज से 5 साल 4 साल के बाद जो घना घूमने जाते हैं वो मुहाना घूमने आए। भाई, मुहाना को घना की तर्ज पर ही विकसित किया जा रहा है राजस्थान में। देखिए, अभी राजस्थान के अंदर पिछले 7-8 वर्षों से जिस तरीके से पॉलिसी मेकिंग हुई है और अभी देखिए जलाना सफारी स्टार्ट हुई है, नारगढ़ सफारी की तैयारी है और घना की तर्ज पे और भी जो हमारे कई वेटलैंड्स वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक इनसे पहल हो रही है। ठीक है, निर्मल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। निर्मल जी, है ये अभी निर्मल जी ने जो बात कही थी कि एक डेस्टिनेशन ऐसा बनाया जा रहा है जिससे साथ साथ में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो ये भी एक उपलब्धि है और मैं समझता हूं कि इसमें और काम करने की अभी आवश्यकता है। ठीक, देखिए विजेंद्र, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक जबरदस्त काम हो रहा है और बहुत समेकित तरीके से हो रहा है।
जहां जहां अवैध खनन हो रहा था, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से वन विभाग वहां पर पौधरोपण कर रहा है, वहां पर ग्रासलैंड विकसित कर रहा है, एक नया पैटर्न चल गया है कि अवैध खनन को कैसे रोका जाए और उस जगह को वापस से पर्यावरण के रूप में कैसे सुरक्षित किया जाए। देखिए, झालाना किसी समय जब तक वो लेपर्ड रिजर्व नहीं बना था तो अवैध खनन की सबसे बड़ी टेरिटरी था राजधानी जयपुर के अंदर। आज वहां न केवल अवैध खनन रुका, बल्कि वो झालाना ऐसा झालाना बन गया कि पूरे विश्व के लोग वहां पर लेपर्ड्स को देखने आते हैं और लेपर्ड्स की 90% से ज्यादा साइटिंग होती है वहां पर। वो इसलिए कि वहां अवैध खनन रुका, और जिस जगह अवैध खनन रुका वहां एक तो ऐसी मादा लेपर्ड भी जिसका नाम ही खान वाली रख दिया गया, मिसेज खान। मिसेज खान इसलिए कि उसने खान में अपना घर बनाया, वहां बच्चे पैदा किए। आज उसी का बच्चा, मिसेज खान का बच्चा राणा, आज पूरे दुनिया के अंदर किसी लेपर्ड की सबसे ज्यादा फोटो खींची गई तो राणा की खींची गई। तो कहने का मतलब जगह सुरक्षित हुई, संरक्षित हुई, पर्यावरण सुधार हुआ, वाटर लेवल कम नीचे जाने से रुका। कार्बन उत्सर्जन जो था जयपुर के अंदर बहुत विकट स्थिति थी कार्बन को लेकर के, तो कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण हुआ वहां पर पर्यावरण सुरक्षण हुआ, ऑक्सीजन मिली, ग्रीन लंग्स की जो योजना है वो आगे बढ़ी। इसी तरह से बीड़ मुहाना की जहां तक बात करते हैं, सरकार ने उसको अब कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है। वहां जनेश्वर चौधरी और उनकी टीम लगातार काम कर रही है। फ्लूस गेट लगाए गए, 5 किलोमीटर लंबी पाल बनाई गई ताकि नेवटा बांध से ओवरफ्लो के पानी आए, वापस ना जाए, फ्लूस गेट में वहीं रुक जाए और 12 मास वहां पानी मिले उस वेटलैंड के अंदर। 125 से ज्यादा प्रजाति के वहां पर पक्षी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। वो मुहाना जहां कभी अवैध खनन हुआ करता था, वो गलता, वो आमागढ़ जहां कभी अवैध खनन हुआ करता था, आज वहां लेपर्ड रिजर्व है। वो राजस्थान के ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व है जहां लोग उसको देखने आते हैं। कहने का मतलब यह है कि अवैध खनन को रोकने के साथ साथ किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, राजस्थान उसमें एक नजीर बनता जा रहा है। मैं ऐसे आज 31 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। आज से 5 साल पहले राजस्थान के अंदर 16 कंजर्वेशन रिजर्व थे। एक ही साल के अंदर अगर 15 कंजर्वेशन रिजर्व, 5 साल के अंदर अगर 15 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिए तो आप विश्वास मानिए कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पर्यावरण को सुरक्षित करना है, पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ साथ अवैध खनन को रोकना है। ऐसी इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी, आम जन को नुकसान पहुंचा रही थी, अवैध ब्लास्टिंग की जिसकी बात सूरज जी कर रहे हैं, उस अवैध ब्लास्टिंग की वजह से वहां मकानों में दरार आ जाती थी, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, ऐसे दिल्ली रोड की ऐसी जगह थी। लेकिन आज वहां उनको संरक्षित सुरक्षित किया गया। अरावली को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने जबरदस्त मुहिम उठाई है। और आरएसएमएम की बात करते हैं तो लिग्नाइट की बात, खनन की बात कर लो आप, रॉक फॉस्फेट की बात कर लो आप, एसएमएस ग्रेड लाइमस्टोन की हम बात करते हैं। अभी अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो सरकार पोटाश माइनिंग को लेकर के, क्योंकि पोटाश से ही फर्टिलाइजर बनता है, तो ये देखिए पर्यावरण में कहां से कैसे माइनिंग कैसे पर्यावरण के साथ, कृषि के साथ जुड़ा हुआ है कि जब पोटाश खनन प्रॉपर तरह। जर्मनी में हमारी टीम गई थी जिसमें खान मंत्री प्रमोद जन भाई और तमाम जो अधिकारी थे वो भी गए। उन्होंने उस बात का अध्ययन किया वहां कि कैसे पोटाश की माइनिंग की जाए, फर्टिलाइजर निर्माण में हम कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। जीएसआई का बड़ा जबरदस्त योगदान है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हेलीबोन सर्वे कराया पूरे दक्षिण राजस्थान की बात करें, सोना आज उसी की देन है कि जीएसआई ने वहां पर राजस्थान सरकार के जो खान और भूविज्ञान विभाग है उसकी भूविज्ञान शाखा के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के वहां पर सर्वे किया, वहां पर अध्ययन किया, वहां तरह तरह के। आज कोटपुतली के अंदर अगर पीला मार्बल निकलता है, जैसलमेर के अंदर अगर पीले मार्बल का अगर पूरा खनन के भंडार मिले तो उसमें जीएसआई का और जियोलॉजिकल विंग जो इसकी है इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित तौर पर आरएसएमएम के योगदान की बात करें, हम एनएमईटी या डीएमएफटी की वजह से हमारा जो खनन क्षेत्र जो सुदृढ़ हुआ इसकी बात करें तो पिछले 5 वर्ष शानदार काम हुआ है। अब बस जरूरत इस बात की है कि ये जो गति पकड़ी है खनन क्षेत्र ने, ये गति रुकनी नहीं चाहिए। आपने जो नई खनन नीति राजस्थान सरकार लेके उसको इंप्लीमेंट करना होगा। नियमों का सरलीकरण करने की वजह से आज 6 महीने के अंदर, वित्त वर्ष के 6 महीने में 16 मेजर मिनरल के अगर ब्लॉक्स की नीलामी होती है तो इसीलिए कि आपने नियमों का सरलीकरण किया। पहले क्या होता था, 50 जगह से एनओसी लेनी होती थी, आप जिला प्रशासन से एनओसी लो, वहां के सरपंच से एनओसी लो, जिस खातेदार है उससे एनओसी लो। अब वो जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक ऐसी नोडल एजेंसी बना दी गई है कि आप निवेशक यहाँ आए, निवेशक को हम पहले से ही जो अगर प्लॉट बनाते हैं तो उसके अंदर पूरी चीज देख ली जाती है कि किस किस जगह की एनओसी लेने की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी उसमें समस्याएं सामने आ सकती हैं, उन अड़चनों को दूर करा और उसके बाद ही उस प्लॉट्स को नोटिफाई किया जाता है और फिर उसको ऑनलाइन ऑक्शन के प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है जहां ऑनलाइन ऑक्शन होता है उसका। और यही कारण है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा इन 16 ब्लॉक से अगले 50 साल में राजस्थान सरकार को 2 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व मिलेगा। पेट्रोलियम सेक्टर की हम बात करते हैं, माइंस के पैरेलल अगर हम चलते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है जब हम 6000 करोड़ से ज्यादा का हमारे को राजस्व दिया। और विश्वास मानिए 1 साल बाद जब रिफाइनरी अपनी क्षमता से अगर उत्पादन शुरू कर देगी तो राजस्थान सरकार को पहले ही वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए राजस्व मिलेगा, जो राजस्थान पहले 10 में भी शुमार नहीं था अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो। वो आगे आगे दौड़ने लगेगा स्टीयरिंग सीट के ऊपर और उसका कारण सिर्फ माइनिंग सेक्टर ही। आप ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले राजस्थान का पूरा जितना बजट हुआ करता था अगले साल से रिफाइनरी उतना रेवेन्यू राजस्थान सरकार को देना शुरू कर देगी। निश्चित तौर पर क्योंकि देवेंद्र शास्त्री जी, अभी तक जब राजनेता किसी इलाके में जाते हैं तो कहते हैं कि हम स्कूल खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे, हम सड़क बना देंगे। भाई किसी वक्त के बाद तो ये चीजें पूरी हो ही जाएंगी और मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्कूल कॉलेज खोले गए हैं हर जिले के अंदर ये व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आपको लग रहा है आगे आने वाले वक्त में इस तरीके के भी ऐलान हो सकते हैं कि भाई आपके इलाके के अंदर ये मिनरल मिलता है, इसके उद्योग को हम बढ़ाएंगे,
आपको यहां रोजगार देंगे और इस मुद्दे पर चुनाव लड़े जाए राजस्थान में? बिल्कुल विजेंद्र, बहुत अच्छी बात, अच्छी शुरुआत हुई है मिनरल सेक्टर पे, माइनिंग सेक्टर पे जो फोकस किया जा रहा है। ये ऐसा सेक्टर था जो एक तरह से राजस्थान के भविष्य को बहुत पहले बदल सकता था। अगर पीछे गई हुई सरकारें इस पर काम करती तो अब तक राजस्थान पिछड़े हुए स्टेट से बहुत पहले बाहर निकल गया होता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि देखिए 10 गुना गति, अगर 2030 तक आपको नंबर 1 पे पहुंचना है तो 10 गुना आपको वृद्धि करनी पड़ी होगी। तो माइनिंग सेक्टर को देखना पड़ेगा कि क्या हम 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उसके लिए किस तरह के रिसोर्सेज की आवश्यकता है, किस तरह के मैन पावर की आवश्यकता है, वो जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छी बात है कि बाहर की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स को हम लोग अवसर दें यहाँ पर राजस्थान में। एक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग बार बार चर्चा में लाते हैं कि करप्शन एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसको टैकल करना किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए जरूरी है। अगर उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की बात भूल जाइए। माइनिंग सेक्टर उससे अछूता नहीं है। माइनिंग सेक्टर उस मामले में और सेक्टर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है। तो इसमें सरकार को बहुत समझदारी से आगे बढ़ना होगा कि इस सेक्टर को किस तरह से राज्य के इंटरेस्ट में यूटिलाइज करने के लिए रेवेन्यू जनरेशन का एक मेजर डिपार्टमेंट बना दें। इसके लिए मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार मुबारकबाद की हकदार है कि इसको आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, चुनावी मुद्दा उस नजर से मत देखिए कि ये कोई वोट लेने के लिए, लेकिन इस नजर से देखा जाना चाहिए कि दूसरी जो सामने सरकारें या पार्टियां जो चुनाव लड़ने के लिए आएंगी उनको भी माइनिंग सेक्टर के मामले में अपनी पॉलिसीज क्लियर करनी होंगी, क्योंकि यहां पर तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं। उन्हीं को आपस में ये डिसाइड करना है कि भैया ये जो मेजर सेक्टर था जिसका एक्सप्लॉइटेशन हम लोगों ने करप्शन के तहत किया, अब हमको जनता के इंटरेस्ट में करना है। कौन सरकार, कौन पार्टी उस सेक्टर में आगे काम कर सकती है, वो अपना विजन क्लियर करे। अच्छी बात है कि अशोक जी ने ये शुरुआत की, कांग्रेस सरकार ने ये शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी पॉलिसीज क्लियर करनी चाहिए और आना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई माइनिंग सेक्टर में और क्या नया हो सकता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि देखिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजों को लेकर के और इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप प्राइवेट सेक्टर को जगह देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको 100 रुपए का मिनरल निकालना है, वो 10,000 का मिनरल निकाल के चला जाता है। और ये जो एक्सप्लॉइटेशन है इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम प्राइवेट सेक्टर को पहले जो एक्सप्लोरेशन में लगाएं, टेक्नोलॉजी में लगाएं, लेकिन जब रिसोर्सेज निकाल करके उसका बिजनेस करना हो तो उस पर सरकार जो है ठीक से मॉनिटरिंग करे ताकि वो रेवेन्यू राज्य को मिले। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे मुझे लगता है कि ये जो माइनिंग सेक्टर है वो राजस्थान की काया पलट कर सकता है और 2030 के नंबर 1 बनने की विजन को पूरा भी ये अकेला सेक्टर कर सकता है अगर इस पे ईमानदारी से काम हो। निर्मल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, जरा बताइए क्या हो सकता है 2030 तक के लिए? देखिए, जिस तरह की खनन नीति तैयार की और जिस तरह से एक समेकित तरीके से नए माइनिंग ब्लॉक्स और माइनिंग प्लॉट्स तैयार किए जा रहे हैं, विजेंद्र, आने वाले जो 2030 तक की हम बात करते हैं, अगले 7 सालों की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर अभी एसजीडीपी में राजस्थान में खनन क्षेत्र का योगदान 10 से 12% है, वो 16 से 18% पहुंच जाएगा। और राजस्थान के राजस्व में अगर हम बात करते हैं पूरे, अगर हम जिस तरह से राज्य सरकार की तमाम जो योजना चल उसके वित्त पोषण में खनन का योगदान बहुत जबरदस्त रहने वाला है। खनन सेक्टर अकेला राजस्थान को प्रतिवर्ष आने वाले 7 साल के अंदर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व देगा, जो निश्चित तौर पर राजस्थान को देश के अग्रणी आर्थिक रूप से सक्षम जो प्रदेश। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2030 का सपना देखा है वो सपना पूरा होगा। खनन क्रांति का उसमें एक बड़ा रोल रहेगा और इसलिए इस प्रोग्राम को
इस कॉन्फ्रेंस को, कॉन्क्लेव को आयोजित किया फर्स्ट इंडिया ने, जो है इनोवेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग इन माइनिंग सेक्टर। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लोकेंद्र सिंह रावत जी, सेक्रेटरी राजस्थान स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के। हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हैं, जो माइनिंग सेक्टर को देखते हैं। देवेंद्र शास्त्री जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सूरज सोनी जी हैं, पर्यावरणविद है और पर्यावरण के लिए काफ़ी काम करते हैं। राजेंद्र शर्मा जी हैं, जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। लोकेंद्र सिंह रावत जी, सर, जिस तरीके से सपना देखा गया है खनन क्रांति का, और उसके जरिए 2030 में राजस्थान को नंबर 1 बनाना है, जिस जगह पर इस वक्त हम हैं वो कितना बड़ा माइलस्टोन है, और उससे माइनिंग सेक्टर में आगे के लिए अपार संभावनाएं आप क्या देखते हैं? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खनन संबंधित सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय समय पर खनन से संबंधित कई नवाचार किए, जिससे कि जो समस्याएं खनन क्षेत्र में हमारी काफ़ी बड़ी होती थी वो अब हमें बहुत छोटी लगने लगी हैं, और आगे भी इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन सरकार ने समय समय पर काफ़ी सकारात्मक रुख के साथ खनिज से संबंधित कई काम किए हैं। जैसे सरकार ने खनिज के अंदर एक एमनेस्टी स्कीम लेकर के आई है गवर्नमेंट। पहली बार इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि खनन संबंधित व्यापारियों को राहत देने के लिए एक सकारात्मक रूप से ये पहल की गई है। और इसी के साथ सरकार ने जैसे एक एमसैंड पॉलिसी, जो कि हमारी नदियों की बजरी का विकल्प है, उसके रूप में सरकार लेकर के आई है। ये काफ़ी सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से। और एमसैंड पॉलिसी से फ़ायदा भी बहुत होगा, क्योंकि इससे नदियों का दोहन कम होगा, और एक विकल्प एक ऐसा जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। निश्चित रूप से इससे फायदा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। बमुश्किल राजस्थान में आप देख रहे हैं काफ़ी 2 साल से अधिक समय तक बजरी पर रोक रही, और जो भी निर्माण संबंधित चालू प्रोजेक्ट थे वो काफ़ी ठप हो गए थे, और कामगारों को काम नहीं मिल रहा था। इसी के एक ऑल्टरनेट के रूप में सरकार ने ये पहल करी और एक एमसैंड पॉलिसी को बढ़ावा दिया। मैं मानता हूँ आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम बड़ी पैमाने पर दिखेंगे। निर्मल जी, क्योंकि एक दौर था राजस्थान के लिए बहुत कम मिनरल्स या माइंस ऐसे थे जिनके बारे में बात करते थे, लेकिन अब कॉपर है, गोल्ड है, मैग्जीन है, बेस मेटल है, लाइमस्टोन है, आयरन ओर है, लिथियम है, रेयर अर्थ तक राजस्थान के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि जो राजस्थान मरुस्थल के तौर पर जाना जाता था, फ्यूचर में वो माइनिंग स्टेट के तौर पर जाना जाएगा? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात कही विजेंद्र आपने कि फ्यूचर में इसको माइनिंग स्टेट के तौर पर जाना जाएगा, बल्कि मैं तो कहता हूं अभी से इसको माइनिंग स्टेट के तौर पर ही जाना जाता है, क्योंकि मरुधरा का जो गर्भ है वो इतना उर्वरा है खनिजों से कि उसमें अपार संभावना, बहुत ऐसे ऐसे खनिज हैं, बहुत बेशकीमती खनिज भी हैं, सामान्य खनिज भी हैं। अभी तक क्या होता था, अब 4-5 साल पहले तक प्रक्रिया थोड़ी बहुत ऐसे जटिल थी, तो निवेशक सामने नहीं आते थे, बहुत बड़ा मुश्किल काम था माइनिंग के लिए। उन लोगों को जाना जाता था कि भाई जिनके पास या तो धन बल हो, बाहुबल हो, वो लोग ही माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अब एक सामान्य आदमी भी माइनिंग कर सकता है। सूबे की सरकार ने ये कर दिखाया। कर इस मायने में दिखाया कि नए नए खनिजों की खोज, और जो खनिज पहले से मरुधरा के गर्भ में मौजूद है उनको किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए, उनके लिए एक जीएसआई के साथ मिलकर समन्वय किया गया। बहुत सारे ऐसे माइनर मिनरल्स हैं जिनके नए प्लॉट्स आइडेंटिफाई करके उनको नोटिफाई करने के बाद उनको इसमें लाया गया कि इनको किस तरह से इनका ऑक्शन कराया जाए। मेजर मिनरल में तो मानो इतिहास ही रच दिया विजेंद्र, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है 5 साल पहले तक बमुश्किल ये 2 या 4 ऐसे मेजर मिनरल के जो ब्लॉक्स थे जिनको हम नीलाम कर पाए थे, लेकिन इन 5 साल के अंदर ये संख्या 35 से ज्यादा जा पहुंची है। पिछले वित्त वर्ष में 8 मेजर मिनरल के जो ब्लॉक्स थे उनको नीलाम किया गया था, लेकिन इस बार तो इस वित्त वर्ष में तो पहले 6 महीने में ही 16 मेजर मिनरल के जो ब्लॉक्स हैं उनको नीलाम कर दिया। और बड़ी बात है, अब तक मेजर मिनरल के नाम पर राजस्थान में सिर्फ लाइमस्टोन की बात होती थी कि लाइमस्टोन वहां निकला है, लाइमस्टोन को नागौर से निकालना है, लाइमस्टोन को चित्तौड़ से निकालना है। लेकिन बड़ी बात देखिए, पहली बार बेस मेटल के 5 ब्लॉक नीलाम हुए। सोच भी नहीं सकते थे कि बेस मेटल जैसा मेटल राजस्थान के अंदर है भी, और है तो उसको किस तरह से उसकी माइनिंग की जाएगी। बेस मेटल के 5 मिनरल ब्लॉक है, उनको नीलाम किया गया। आयरन ओर पहली बार देखने को मिला, मैग्नीज पहली बार देखने को मिला, रॉक फॉस्फेट का आरएसएम जबरदस्त काम कर ही रहा है। रॉक फॉस्फेट या जिप्सम की बात करें तो आरएसएम के लेवल पे हो रहा है। लाइमस्टोन के ब्लॉक्स नीलाम किए गए, और साथ ही साथ अब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि रेयर अर्थ की लेकर हम बात कर रहे हैं, गोल्ड कॉपर की लेकर बात कर रहे हैं। पूरा जो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, भूकिया की बात करते हैं हम, तो हम वहां पर ऐसे ब्लॉक्स मिले हैं जिनके अंदर सोना है, सोने के भंडार हैं। अभी तक ये देखा गया था कि कर्नाटक के हम कोलार की बात करते थे, उसके आसपास ही माइनिंग होती थी गोल्ड की, लेकिन अब राजस्थान में भी गोल्ड की माइनिंग होगी। तो निश्चित तौर पर हमारे पास इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स हैं राजस्थान की धरती के अंदर। रेयर अर्थ को लेकर तो हम चीन पर डिपेंड थे, निश्चित तौर पर राजस्थान पर डिपेंड होगा। निश्चित तौर पर
देखिए रेयर अर्थ की बात करें तो रेयर अर्थ अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर दें, क्योंकि रेयर अर्थ इंपोर्ट हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी हमको ड्यूटी देनी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है। और रेयर अर्थ का मतलब सीधे तौर पर जो मेरे हाथ में ये बूम है इसमें रेयर अर्थ का इस्तेमाल हुआ है, सामने जो टीवी कैमरे लगे हुए हैं इनके अंदर रेयर अर्थ इस्तेमाल होता है, ये जो कंप्यूटर रखे हुए हैं, तमाम जो दूसरे मोबाइल हमारे पास है, ये सब रेयर अर्थ से। अगर हम रेयर अर्थ का प्रोडक्शन राजस्थान में करने लग जाए, खासकर बांसवाड़े की पूरी पट्टी में रेयर अर्थ के जो जीएसआई ने उसके भंडारों का पता किया है, तो आप विश्वास मानिए कि ये आधी कीमत रह जाएगी इनकी हिंदुस्तान के अंदर, ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है। तो निश्चित तौर पर जो जिस तरह के पिछले 5-6 साल में जो काम हुआ है और आगे की जिस तरह की योजना बनाई है, जिस तरह से अभी लोकेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि एम सैंड, देखिए अभी तक हम बजरी पर डिपेंड थे कि नदी से जो बजरी निकाली जाएगी उसी से तमाम काम होगा। फिर एम्स जब बजरी में सुप्रीम कोर्ट ने बजरी में रोक लगाई, हालांकि वो रोक हट चुकी, लेकिन रोक लगाई और पिछले 3-4 साल का जो ऐसा मौका था जब खनन माफिया खड़ा हो गया था, उसको खत्म करना था, साथ साथ जनता को राहत देनी। तो एम सैंड पॉलिसी लाए कि जितने भी स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, इनकी जो क्रशर डस्ट है, इनकी जो एम सैंड है, उसको किस तरह से उपयोग किया जाए। खासकर एनसीआर का तो पूरा क्षेत्र हो तो एम सैंड से ही बनता है, राजस्थान में बजरी का उपयोग ज्यादा होता है, तो क्यों ना एम सैंड, और एम सैंड ज्यादा मजबूत होती है, बजरी से 4 गुना ज्यादा मजबूत है एम सैंड। तो बहुत सारे ऐसे काम किए गए, बहुत सारी ऐसी योजना बनाई गई। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की बात करें, एसीएस जो पहले सुबोध अग्रवाल थे, उसके बाद अब वीनू गुप्ता जी ने बड़ी काबिल तरीके से डिपार्टमेंट को संभाला। संदेश नायक जो पिछले दिनों तक डीएमजी थे, अब ताराचंद मीणा जी जो डीएमजी है, निश्चित तौर पर ये लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं और उम्मीद यही करनी चाहिए। देखिए विजेंद्र, मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान की पूरी अर्थव्यवस्था खनन और पर्यटन पे ही टिकी हुई है। हमारी एसडीपी की बात करें तो उसमें 12-13% खनन का योगदान है, 12-13% उसमें पर्यटन का योगदान है। तो दो ऐसे मेजर सेक्टर हैं और खासकर खनन तो ऐसा थर्स्ट सेक्टर है जो आने वाले 100-150 साल तक राजस्थान में इतनी खनन सामग्री है जिसका हम खनन करके न केवल राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे रोजगार पैदा कर सकते हैं और रोजगार के साथ साथ हम एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं कि जिसमें हम, जैसे डीएमएफटी इसीलिए बनाया गया था कि वहां की जितने भी खनन प्रभावित क्षेत्र है उसमें डीएमएफटी का पैसा उपयोग होगा। तो वहां की जो सड़कें खराब हो रही हैं उनको सड़कें बनाई जा रही हैं, खनन क्षेत्र के जितने भी जो खनन श्रमिक थे, जो अन्य दूसरे कार्मिक थे, उनके कल्याण के लिए वहां बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्कूल खोले गए हैं, अस्पताल खोले गए। तो निश्चित तौर पर खनन, आज हम बैठे तो हमारे हर चीज खनन से जुड़ी हुई है। ये छत, इसमें खनन सामग्री का उपयोग हुआ है, ये फर्श, इसमें खनन सामग्री का उपयोग हुआ है, जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है इसमें खनन सामग्री का उपयोग हुआ है, ये घड़ी जो मैंने पहन रखी है। तो तमाम चीजें जब हमको खनिज से ही हमारी अर्थव्यवस्था को चलानी है तो निश्चित तौर पर संयमित खनन करना होगा, नियमित और रेगुलाइज खनन करना होगा, अवैध खनन को रोकना होगा। इसी से सूरज सोनी जी का काम शुरू होता है। सूरज सोनी जी, क्योंकि निर्मल जी ने कहा कि मरुधरा के घर में इतना कुछ छुपा है कि एक्सप्लोर नहीं हुआ, मैं इसको माँ का आंचल कह देता हूँ कि माँ के आंचल में इतना है कि राजस्थान की पूरी जनता, उनके बेटों के लिए बहुत कुछ है और वो उससे विकसित हो सकते हैं और बाकियों को विकसित कर सकते हैं। लेकिन आप अक्सर पर्यावरणविद को समस्या होती है कि माँ के आंचल में जो है वो डेंट ना आए, यानी कि वो उस वजह से बेकार ना हो जाए। अब जरा बताइए, 2 का जिक्र किया उन्होंने, एक किया टूरिज्म का और दूसरा किया माइनिंग का।